नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं वीरेंद्र रघुवंशी। आज हम पाचन तंत्र का पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें ताकि पाचन तंत्र को आप अच्छे से समझ सकें। बात हम करें आज के टॉपिक की तो जो है हमने इससे पहले यहाँ तक पढ़ लिया है कि भाई स्टोमा यानी कि हमारे पेट में किस तरह से भोजन का पाचन होता है। अब आमाशय जो है इसके बाद जो भोजन आता है वह कहाँ आता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जो है भोजन आता है कि भाई छोटी आंत में किस तरह से भोजन पचता है। आज हम ये समझते हैं। हमने जो है पाचन क्रिया की शुरुआत की थी कहां से, मुख गुहा से। हमने ये पढ़ा था कि भाई मुख में जो है किस तरह से भोजन पचता है, तो उसमें 3 अंगों का जो है हमने बारे में पढ़ा, दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि। उसके बाद जो भोजन है वो आपका कहाँ आ जाता है, ऑसोफेगस यानी कि ग्रासनाल में आ जाता है। तो ग्रासनाल में हमने जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखा था। ग्रासनाल में जो भोजन रहता है इसे हम भोजन न कहकर क्या कहते हैं, बॉलस। ये आप याद रखना, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि भाई ग्रास नाल में जो भोजन रहता है उसे क्या कहा जाता है, बॉलस। जब यह भोजन यानी कि ये बॉलस स्टोमा में आता है तो हमने कहा था स्टोमा में एक विशेष अम्ल निकलता है जिसे हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये अम्ल जैसे ही बॉलस से मिलता है, बॉलस तो क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। तो जब ये अम्लीय कर देता है तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, कायम कहकर पुकारते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, कायम को हिंदी में अम्लान कहते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश नाम याद रखना है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में जो है इसका कायम नाम ही पूछा गया है। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है स्टोमा से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है। अगर हम बात करें छोटी आंत की तो हमारा जो आहार नाल है, उस आहार नाल का जो सबसे बड़ा भाग माना गया है वो किसे माना गया है, छोटी आंत को माना गया है। ये जो छोटी आंत है एक तरफ तो अमाशय से जुड़ी है तो दूसरी तरफ किससे जुड़ी है, बड़ी आंत से। मतलब हमारे शरीर में जो है जो पाचन तंत्र है उसमें 2 आंतें पाई जाती हैं, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। जो छोटी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत जो है इसकी लंबाई, औसत लंबाई अगर बात करें तो 6 से 7 मीटर होती है। इसकी फिक्स लंबाई कभी पूछ ले तो भाई लगभग 6.25 मीटर हम लगा सकते हैं। वही बात करें इसकी चौड़ाई की यानी कि इसका व्यास क्या होता है, तो इसका व्यास जो है वो 1 इंच होता है। 1 इंच, या इसको हम बोल सेंटीमीटर में अगर हमें बोलना है तो हम कितना बोल सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होता है। और अगर बात करें बड़ी आंत की तो बड़ी आंत का व्यास, ये जो चौड़ाई है, बड़ी आंत का व्यास जो है वो कितना होता है, 3 इंच। यही कारण है, यानी कि हमसे ये प्रश्न आता है कि छोटी आंत की लंबाई इतनी ज्यादा है उसके बाद भी इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं, तो उसका कारण है इनका जो नामकरण हुआ वो किस आधार पर हुआ है, व्यास के आधार पर। बड़ी आंत का व्यास यानी कि चौड़ाई ज्यादा है, 3 इंच है, जबकि छोटी आंत का व्यास यानी कि चौड़ाई जो है मात्र 1 इंच है। यही कारण है कि इसे छोटी आंत कहते हैं जबकि उसे बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो हम लंबाई के आधार पर वो आंसर किसे दे देते हैं, छोटी आंत को, कि भाई छोटी आंत की लंबाई जो है लगभग 6 से 7 मीटर। छोटी आंत का अध्ययन जो है हमें 3 भागों में करना है। इसका सबसे ऊपर का भाग जो अमाशय से जुड़ा है उसे ड्यूडेनम यानी कि पकवास है, जिसे हिंदी में हम ग्रहणी कहते हैं। इसका जो मध्य का भाग है मध्यांश, जिसे हम कहते हैं जैजुनम। और इसका जो अंतिम भाग है जहां से भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है, उसे हम लोग जो है इलियम कहकर पुकारते हैं। हमें ये देखना है कि किस तरह से जो है ड्यूडेनम में भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर जो है एक डायग्राम और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ नाम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ लीवर। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, लेकिन आप इसका इंग्लिश नाम ही याद रखिए क्योंकि ज्यादातर जो है हर जगह आपको लीवर ही देखने को मिलेगा। स्टोमा, अमाशय जिसे हम पेट कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से यहाँ भोजन पचा। वही यहाँ पर जो है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की बात करें तो भाई इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर को जो है हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय। जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, आहार नाल के भाग देख रहे थे, तो हमने कहा था कि कुछ पाचक अंग हैं, अंग वह हैं जहां भोजन जाता है, भोजन को पचाया जाता है। लेकिन कुछ हमने ग्रंथियां भी देखी थी। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने मुंह में पढ़ा कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि। पेट में हमने कौन सी, जठर ग्रंथि। इसी तरह से 2 ग्रंथियां और हैं जो पाचन में मदद करती हैं। एक का नाम है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि, एक का नाम है लीवर अर्थात लीवर ग्रंथि। ये जो ग्रंथियां हैं इनमें भोजन नहीं जाता, मतलब हमारा भोजन पाचन के दौरान ना तो लीवर में जाता ना ही अग्नाशय में जाता, उसके बावजूद भी ये पाचन में मदद करती है। तो यही हमें देखना है कि किस तरह से ये भोजन को पचवाती है। अब हम बात करें लीवर की, तो लीवर को ग्रंथि इसलिए कहा जाता है, इसके द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण रस बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पित्त रस। तो ये प्रश्न भी आता है, पित्त रस, पित्त रस को जो है हम क्या बोलते हैं, वाइल जूस कहते हैं। कि भाई पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो आप ध्यान रखना पित्त रस का निर्माण कौन करता है, लीवर। वहीं ये जो पित्त रस
बनाया लीवर के द्वारा जाता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ रहता है? तो ये जो नाशपाती के आकार की आपको एक थैली दिख रही है, इसे हम कहते हैं पित्ताशय यानी कि गैल ब्लैडर। पित्त रस कहाँ स्टोर रहता है? तो आपका आंसर रहेगा गैल ब्लैडर में। कहाँ बनता है? तो आपका आंसर रहेगा लीवर में। अगर हम बात करें पित्त की, तो पित्त एक प्रकार का क्षारीय रस है। इसका पीएच 7.7 से 8.5 तक रहता है। औसत आप 8 याद रखना कि पित्त का पीएच 8 है, यह क्षारीय है। इसकी विशेषता है कि ये भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। आगे और भी हम चर्चा करेंगे पित्त रस की। इससे पहले हम बात करें ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो भाग है, इसमें भोजन के पाचन के लिए कोई भी विशेष एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स के बारे में प्रश्न आता है। तो उनमें से एक हार्मोन का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। नाम क्या है उसका? कोलिसिस्टोकाइनिन। और दूसरा जो हार्मोन्स है जो हमें नाम याद रखना है, उसका नाम है सेक्रेटिन हार्मोन। दूसरा कौन सा हार्मोन यहाँ पाया जाता है? सेक्रेटिन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन का हमारी पाचन क्रिया में बहुत योगदान रहता है। अगर हम बात करें कोलिसिस्टोकाइनिन की, तो ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है, यह पित्ताशय को जो है उत्तेजित करता है कि भाई ये कायम में क्या मिला दे? पित्त रस मिला दे। यानी कि ये किसको कंट्रोल करता है? पित्ताशय को। इसी तरह से ये जो सेक्रेटिन हार्मोन है, ये किसे कंट्रोल करता है? पैनक्रियाज को, अग्नाशय को, कि भाई अग्नाशय अपना अग्नाशय रस इसमें मिला दे। अगर हम बात करें जो अग्नाशय है, इसके द्वारा जो अग्नाशय रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस निकाला जाता है, वह हमारे भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा योगदान देता है, क्योंकि इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे वो सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे भोजन के सभी पोषक पदार्थ पचाएंगे। मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को पचाने की शक्ति है किसके पास? पैनक्रियाज। लेकिन इसकी एक समस्या है कि भाई ये अम्लीय यानी कि कायम भोजन के साथ क्रिया नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? क्षारीय है। तो यही कारण है कि यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे ही अमाशय से यानी कि अमाशय के बाद जैसे ही भोजन कहां आया? ड्यूडेनम में आया, तो सर्वप्रथम आकर इसमें कौन सा रस मिलेगा? पित्त रस कि अग्नाशय रस? तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है पित्त रस। पित्त रस पित्ताशय से इस नली के माध्यम से आता है। इस नली को हम पित्त नलिका कहते हैं, वाइल डक्ट कहते हैं। इस पित्त नलिका के माध्यम से जो है पित्त रस कहाँ आकर मिल जाएगा? ड्यूडेनम में, कायम में, और भोजन को क्या बना देगा? क्षारीय। वही ये जो आपको ग्रंथि दिखाई दे रही है अग्नाशय, जो अमाशय के पीछे है, यहां से भी एक नली है जो किस में जुड़ी है? ड्यूडेनम में जुड़ी है, और ये इसके बाद ही अपना अग्नाशय रस इसमें मिलाती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है पित्त रस द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। तो ये हम देख चुके हैं कि भाई पित्त का निर्माण किसने किया? लीवर। पित्त कैसा है? क्षारीय है। इसका पीएच वैल्यू अगर फिक्स बात करें तो 7.7 से 8.5 है, लेकिन आप एवरेज याद रखना, एवरेज में आपका आंसर सही हो जाएगा कि इसका पीएच कितना याद रखना? 8। पित्त की हम बात करें तो पीले हरे रंग का हल्का कैसा द्रव होता है? क्षारीय द्रव। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमारे शरीर में लीवर द्वारा प्रतिदिन कितने पित्त का निर्माण होता है? तो आप यहाँ पे मात्रा याद रखना, आधे से 1 लीटर। ml की बात करें तो 500 से 1000, पर डायरेक्टली याद रखना कि आधे से 1 लीटर जो है प्रतिदिन पित्त का निर्माण होता है। पित्त की अगर हम बात करें तो जो पित्त है वो कहाँ स्टोर होता है? तो हम पढ़ चुके हैं पित्ताशय। याद रखना, पित्ताशय पित्त का निर्माण नहीं करता। यहाँ पर पित्त रस को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पित्त नलिका के माध्यम से जो पित्त रस है वह छोटी आंत के किस भाग में आकर मिलता है? ड्यूडेनम। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे पाचन क्रिया में वो कौन सा रस है जिसमें एंजाइम नहीं है फिर भी पाचन में मदद करता है? तब हमारा आंसर होगा पित्त रस। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, उसके बावजूद भी जो है हमारी ये पाचन क्रिया में मदद करता है। बात करें भोजन को क्या कर देगा? क्षारीय। क्यों? क्योंकि भाई पित्त क्या है? क्षारीय है। भोजन में आने वाले जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को क्या कर देगा? नष्ट। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो यहां से बनता है कि भाई सर्वप्रथम वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? हमारे शरीर में सबसे पहले वसा का पाचन की शुरुआत कहां होती है? तो भाई याद रखना, जब हम मुख गुहा पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि भाई यहाँ किसका पाचन हुआ? मेनली कार्बोहाइड्रेट। अमाशय में किसका देखा? प्रोटीन। वसा का पाचन कहां से शुरू होता है? छोटी आंत। छोटी आंत के भी किस भाग से? ड्यूडेनम। और सबसे पहले उस पर किसने क्रिया की? पित्त रस ने। तो यहां पर जो कायम था, जो भोजन था, वो उसे में उपस्थित जो वसा है उसे ये तोड़ता है। वसा के बारे में अगर हम बात करें तो वसा जो है इसे हम इंग्लिश में फैट कहते हैं। आप जानते हैं जितनी भी ऑयली चीजें होती हैं, जितनी भी चिकनी चीजें होती हैं, जैसे कि सामान्य उदाहरण हम ले सकते हैं तेल और घी का। तेल और घी जो है वो वसा के अंतर्गत आते हैं।
जब हम भोजन करते हैं तो भाई सब्जी बनाने में तेल डालते हैं, रोटी के ऊपर क्या लगाया जाता है, घी। तो यही वसा है जो हमारे लिए जरूरी होती है। तो ये जो वसा होती है, इसका वसा का पाचन होना जरूरी है। पर इसकी एक समस्या है, वसा जो है वह जल में क्या होती है, अघुलनशील। आप ये घर पे भी प्रयोग करके देख सकते हैं कि भाई अगर आप पानी में तेल डाल दें या जो है पानी में घी डाल दें तो आप देखेंगे कि वह पूरी तरह से पानी में घुलेगा नहीं। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे भोजन का पाचन होना है तो भाई वह जल की उपस्थिति में होता है। शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि हमारे जो भोजन को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, ये जलीय अपघटन द्वारा संभव है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है, जल की उपस्थिति में एंजाइम इस क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो अगर यहाँ पर जल में अघुलनशील है, यानी कि जल इस पर अपना रिएक्शन नहीं दे पाएगा, तो इस परिस्थिति में इसका पाचन संभव नहीं। तो यही कारण है कि यहाँ पित्तरस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि पित्तरस जो है इस ऐसी ये वसा जो जल में अघुलनशील है, इसमें जल में क्या बना देता है, इसे घुलनशील बना देता है, और उसके बाद एंजाइम इस पर अपना अच्छे से काम कर पाते हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, पायशीकरण। अघुलनशील वसा को घुलनशील वसा में बदल देना पायशीकरण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। अब भाई हमने कहा कि पित्तरस में तो कोई एंजाइम ही नहीं है, तो इस क्रिया को संपन्न कौन करवाएगा। तो यहां पर आपको दो महत्वपूर्ण लवण याद रखना है जो इस क्रिया में भाग लेंगे। एक का नाम है सोडियम ग्लाइकोक्वालेट, तो एक का नाम है सोडियम टॉरोगैलेट। इसके अलावा भी जो पित्तरस में दो वर्णक और पूछे जाते हैं, एक का नाम है बिलिरुबिन, एक का नाम है बिलिवर्डिन। यहां से एक प्रश्न आता है कि जब हमारे शरीर में पित्त का निर्माण ज्यादा हो जाए या बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो उस रोग का नाम है पीलिया, जॉन्डिस। पीलिया रोग आप समझते हैं कि हमारी आंखों पर, हमारे नाखून पर, त्वचा पर हल्का सा पीला रंग जम जाता है। ये पीला रंग कहां से आता है, तो ये जो पीलापन जमता है ये कौन होता है, बिलिरुबिन होता है। यानी कि बिलिरुबिन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, वो नाखून और आंखों पर जम जाता है, जिसे हम कौन सा रोग कहते हैं, पीलिया। तो अगर आपसे कभी पूछे कि पीलिया रोग का कारण क्या है, पित्तरस। पीलिया रोग में मुख्यतः कौन सा अंग ग्रसित होगा, तो पूरी त्वचा पर होता है, लेकिन मेनली प्रभाव किस पर पड़ेगा, लीवर पे। वही हम बात करें वसा, भाई वसा के पाचन में ये सहयोग करता है। इसका मतलब वसा में विटामिन जो पाए जाते हैं, जैसे कि 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, ए, डी, ई के, ये चारों के चारों विटामिन के अपशोषण में ये क्या करता है, मदद। क्या विटामिन का पाचन जो है पाचन होता है, तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि विटामिन है, जल है, खनिज लवण है, ये बहुत ज्यादा सरल अणु हैं, इनका पाचन नहीं होता, बॉडी डायरेक्ट इन्हें ग्रहण कर लेती है। फिर हम बात करते हैं पित्ताशय के बाद जो नेक्स्ट अंग है जो पाचन में मदद करता है, उसका नाम है अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक प्रकार की क्या है, ग्रंथि। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई हमारे शरीर का वह भाग जहां से कोई ना कोई लिक्विड पदार्थ निकलता है, उसे हम लोग क्या कहकर पुकारते हैं, ग्रंथि। तो आगे चल के जब एंडोस्क्रीन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में 3 तरह की ग्रंथियां देखी जाती हैं, जिनमें से एक ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी, हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोस्क्रीन ग्लैंड। दूसरी जो ग्रंथि होती है उसे हम बोलते हैं बहिस्रावी, इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्सोक्रीन। और तीसरा जो है, जो इन दोनों का मिला हुआ रूप होता है, उसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। अब भाई इन तीनों में अंतर क्या है, तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसे कहा जाता है जिसमें नलियां नहीं होती, यानी कि ये नली का विहीन ग्रंथि है, और इसके द्वारा जो पदार्थ निकाला जाता है उसे हम लोग कहते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या है, तो ये आगे एक टॉपिक मिलेगा हमें एंडोस्क्रीन सिस्टम, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एंजाइम और हार्मोन्स की काफी डिटेल पढ़ने वाले हैं। इतना समझ लीजिए कि जिस प्रकार एंजाइम एक प्रोटीन है, वैसे ही हार्मोन्स भी एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वही हम बात करें बहिस्रावी, तो बहिस्रावी ग्रंथि उसे कहा जाता है जिसमें क्या पाई जाती हों, नलियां पाई जाती हों। ऐसी ग्रंथि जिसमें क्या पाई जाती हैं, नलियां पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, बहिस्रावी। इसके द्वारा जो पदार्थ निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, एंजाइम, जो कि हमारे पाचन क्रिया में क्या करता है, मदद। तीसरी है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है कुछ भाग ऐसे भी हैं जिसके एक साइड से एंजाइम निकलता है तो दूसरी तरफ से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। तो इस तरह से जो है 3 प्रकार की ग्रंथियां हमारी बॉडी में होती हैं। अगर हम बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि अग्नाशय कौन सी ग्रंथि है। बात करें आकार की, तो हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनमें सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स होती है वो होती है लीवर। और लीवर को जो है हम किस प्रकार की ग्रंथि में रखते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि में।
लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा कौन, अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो हमारी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। तो हम देखते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय को जो है पाचन में दो तरह से हमें पढ़ना है। एक तो हम पढ़ेंगे अग्नाशयी रस, जिसमें एंजाइम होंगे जो भोजन का पाचन करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे अग्नाशय रस से निकलने वाले हार्मोन, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लूकेगन है, इंसुलिन है, सोमेटोस्टेटिन है। ये पाचन क्रिया को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित करते हैं और काफी सारे रोगों का भी कारक है, तो उन्हें हम अच्छे से देखेंगे। बात करें हम अग्नाशय की, तो मिश्रित ग्रंथि है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी। तो पहली सबसे बड़ी कौन, लीवर, दूसरी बड़ी कौन, अग्नाशय। अग्नाशय पाया कहां जाता है, तो पोजीशन की बात करें तो हमारा जो अमाशय है, अमाशय के पीछे, अधरतल का मतलब है अमाशय के पिछले भाग में जो है कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है कैसी है, मिश्रित है, मतलब इसके एक भाग से एंजाइम निकलते हैं तो दूसरे भाग से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इसका जो बहिस्रावी भाग है, जो एंजाइम निकालता है, वहां से कौन कौन से एंजाइम है जो पाचन में मदद करते हैं। बात करते हैं अग्नाशय की, तो इसके द्वारा निकलने वाला रस क्या कहलाता है, पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि अग्नाशयी रस। इसमें वो महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें देखना है। तो अग्नाशयी रस में आप याद रखना कितने एंजाइम होते हैं, 4। इन 4 एंजाइम को किस तरह से याद रख सकते हैं, टाल्क करके याद रख सकते हैं। टी से यहां पर आपको याद रखना है ट्रिप्सिन, T4 क्या याद रखना है आपको यहां पर, ट्रिप्सिन। ए से आप याद रखेंगे एमाइलेज, ए से क्या याद रखेंगे, एमाइलेज। एल से आप याद रखेंगे क्या, लाइपेज। और सी से आप याद रखेंगे कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। तो इस तरह से जो अग्नाशयी रस है उसमें कितने एंजाइम होते हैं, 4। कैसे याद रखेंगे, टाल्क, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, कीमोट्रिप्सिन। बात करें हम ट्रिप्सिन की, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये किसे पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। बात करें हम एमाइलेज की, तो ये किसे पचाता है, स्टार्च को पचाता है। लाइपेज की बात करें तो ये किसे पचाता है, फैट यानी कि वसा को पचाता है। और कीमोट्रिप्सिन जो है इसमें वो एंजाइम है जो दूध के पाचन में क्या करते हैं, सहयोग। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर हमारे तीनों भोज्य पदार्थ पचाने के एंजाइम है, मतलब कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च भी पच रहा है, वसा फैट भी यहां पे पचेगा, प्रोटीन भी पचेगा। तो यहां से एक प्रश्न आता है कि हमारे शरीर में किस रस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जिसमें वो सब एंजाइम है जो भोजन के सभी पोषक पदार्थ पचा दे, तो उसे कहा जाता है अग्नाशय रस। तो यहां पर आप ये याद रखेंगे। ट्रिप्सिन की बात करें तो प्रोटीन और पेप्टोन्स को पचाएगा और पॉलीपेप्टाइड को किसमें बदलेगा, अमीनो अम्ल। एमाइलेज स्टार्च को किसमें बदलेगा, माल्टोज। और जो लाइपेज एंजाइम है जिसे हम स्टेप्सिन भी कहते हैं, ये पाइसीकृत यानी कि इमल्सिफाइड फैट को किसमें बदलेगा, बसी अम्ल और ग्लिसरॉल। यहां पर लिखा है पाइसीकृत फैट, ये कहां से आया, तो याद कीजिए अभी पढ़ा है पित्त रस के द्वारा ही पाइशीकरण किया गया था, तो उसी बसा को ये आगे चल के पचाता। अगर पित्त रस ठीक से नहीं निकलता, पित्त ठीक से लीवर नहीं बनाता, तो यहां पर लाइपेज एंजाइम ठीक से काम नहीं करता और हमारी बॉडी में बसा का पाचन नहीं होता। तो एक क्वेश्चन यहां से आता है कि यदि पित्ताशय ठीक से काम नहीं करता तो कौन से पोषक पदार्थ का पाचन अच्छे से नहीं हो सकता, तो आपका आंसर रहेगा फैट। कीमोट्रिप्सिन किसे पचाता है, दूध। ये सारे एंजाइम जो हैं पोषक पदार्थों को पचाने वाले, सभी तीनों भोज्य पदार्थ को पचाने वाले एंजाइम होने के कारण इसे हम पूर्ण पाचक रस यानी कि क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव। अब यहां पर हम जो प्रोसेस देख रहे हैं वो सारी की सारी प्रोसेस कहां चल रही है, ये ध्यान रखना, ड्यूडेनम में चल रही है। कहां चल रही है, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम किसका भाग है, छोटी आंत का। ड्यूडेनम में जो है इस तरह से पित्त रस और पित्त रस के बाद अग्नाशय रस आकर भोजन को पचाता है। अब ड्यूडेनम के बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किस तरह से जैजुनम यानी कि छोटी आंत का जो मध्य भाग है, यहां पर भोजन का पाचन होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल जो है हम छोटी आंत के जैजुनम भाग और उसके बाद इलियम भाग में किस तरह से पाचन होता है, पाचन से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां कि भाई हमें भोजन कब करना चाहिए, भोजन करने से पहले पानी कब पीना चाहिए, बाद कब पीना चाहिए, किस तरह से हमें कब्ज की समस्या हो जाती है, गैस बन जाती है, पाइल्स भी, बवासीर बीमारी हो जाती है, ये सब भोजन से संबंधित रोग हैं। तो इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।